तो नमस्कार सर प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आप लोग जानते थे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पितृ फार्मासिस्ट की जो है वैकेंसी आई हुई है 564 पदों पे। उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर जो है MCQ प्रैक्टिस सेट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ICT NCERT की। तो पहली क्लास हमने कल करवा दी थी, आज हम दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे जहाँ से कल हमने समाप्त किया था। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास को हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोजेंजेस को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ लोजेंजेस को किस नाम से जाना जाता है, तो कप ड्रॉप को। जी हाँ, लोजेंजेस को जो है कप ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे आकार के छोटे कैप्सूल की बात करें, जी हाँ, सबसे आकार छोटा कैप्सूल कौन सा है? 5 है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। सबसे छोटे आकार का कैप्सूल किसे कहा जाता है? 5 को। सेलुलोज एथिलेट फथलेट उपयोग किया जाता है। तो सेलुलोज एसीटेट फथलेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एंट्रिक कोटिंग एजेंट में। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कैप्सूल सेल इष्टतम नमी सामग्री कितनी होती है? तो 12 से 15% होती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। खाली हॉट जिलेटिन कैप्सूल सेल की नमी की मात्रा होती है इसमें 12 से 15% के बीच। तो यहाँ हम केवल हिंदी में आपको बता रहे हैं, बाकी इंग्लिश वर्जन भी इधर है, आप देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप लोग। अगला देखेंगे, कैप्सूल सेल निर्माण में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है पारदर्शी एजेंट में। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, पाउडर सूखी बारीक विभाजित दवाएं रसायन है जिनका उद्देश्य स्थानिक उपयोग, आंतरिक उपयोग और बाहरी उपयोग तीनों के लिए किया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, 1 नंबर हार्ट जिलेटिन कैप्सूल की अनुमानित क्षमता कितनी होती है? तो यह 300 mg होती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, किस औषधि की विशेषता की जाँच मूल्यांकन की कौन सी विधि है? तो यह ऑर्गेनोलेप्टिक होती है। जी हाँ, किसी औषधि की विशेषता की जांच मूल्यांकन की कौन सी विधि कहलाती है? तो यह ऑर्गेनोलेप्टिक कहलाती है। अगला देखेंगे, टेबलेट के ऊपरी और निचले हिस्से को आंशिक पूर्ण रूप से हटाने को क्या कहा जाता है? तो उसे कैपिंग कहा जाता है। जी हाँ, किसी टेबलेट का जो ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा को आंशिक रूप से हटा दिया जाए, पूर्ण रूप से हटा दिया जाए, तो उसे कैपिंग कहा जाता है। उससे छोटा आकार की कैप्सूल की बात करें तो यहाँ पर 5 है, इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रतिवर्ती प्रक्रिया के उदाहरण की बात करें तो क्रीमिंग कहलाती है। जी हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की जाए तो क्रीमिंग कहलाती है। अगला देखेंगे, कैप्सूल में रोटोफिल का उपयोग भरने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो उसमें गोली का उपयोग किया जाता है, पैलेट्स का उपयोग किया जाता है। एंट्रिक कोटिंग में प्रयुक्त सामग्री सेलुलोज एसीटेट फथलेट है। जी हाँ, एंट्रिक कोटिंग प्रयुक्त सामग्री में सेलुलोज एसीटेट फथलेट है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, मिलियन अभिक्रमण का उपयोग पहचान करने के लिए किया जाता है जिलेटिन। जी हाँ, मिलियन अभिक्रमण में किसका उपयोग पहचान करने के लिए किया जाता है? तो जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, टेबलेट मशीन का घटक जो टेबलेट के आकार और माप को नियंत्रित करता है डाइस कहलाता है। अगला देखेंगे, विटामिन की गोलियां आमतौर पर इस प्रकार चबाई जाती हैं कि चबाने योग्य गोलियां होती हैं। जी हाँ, विटामिन की गोलियां आमतौर पर किस प्रकार चबाई जाती हैं? चबाने योग्य गोलियां कही जाती हैं इनको। फार्माकोपिया के व्यक्तिगत मोनोग्राफ में अन्यथा न बताए जाने तक एंट्रिक कोटिन ब्लड के लिए विघटन परीक्षण में सबसे पहले विघटन किसका किया जाता है? तो पानी का विघटन किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, मैट्रिक्स टेबलेट के निर्माण में हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स बनाने वाली बंधक सामग्री क्या होती है? तो HPMC। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि रिटर्डेंट मटेरियल थ्रेड दैट फ्रॉम द हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन द फॉर्मुलेशन मैट्रिक्स एस्टैब्लिश्ड इन द HPMC। अगला देखेंगे, ब्लू स्ट्रेंथ का उपयोग गुणवत्ता की जांच के लिए क्या किया जाता है? तो उसमें जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे कि गोलियों के रंग में परिवर्तन से बचने के लिए मूल दवा युक्त अमीन की गोलियों की तैयारी के लिए इस भराव का उपयोग नहीं किया जा सकता, लैक्टोज। इसे आप लोग याद रखेंगे। एंट्रिक कोटेड टेबलेट में औषधि छोड़ने के लिए किस में डिजाइन किया जाता है? छोटी आंत में डिजाइन किया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। एंट्रिक कोटेड टेबलेट डिजाइन रिलेटेड टू मेडिकेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला देखेंगे, गोलियां गले में स्थानीय प्रभाव डालने के लिए लोजेंजेस बनाई जाती हैं। जी हाँ, स्थानीय प्रभाव डालने के लिए गले में लोजेंजेस के रूप में इन्हें बनाया जाता है। अगला देखेंगे, एबीसेल का व्यापार नाम क्या है? तो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज इसका नाम है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, टेबल के ऊपरी और निचले हिस्से को आंशिक या पूर्ण पृथक्करण का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? कैपिंग है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की तैयारी में ग्लिसरीन और सोरोबिटॉल जिलेटिन मिलाया जाता है। तो यह प्लास्टिसाइजर में से मिलाया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला यहाँ पर हम देख लेंगे कि विधि शुष्क जानेदार बनाने में उपयोग की जाती है स्लगिंग। जी हाँ, मेथड यूज ऑफ ग्रेनुलेशन में कौन सी विधि में इस्तेमाल की जाती है? तो स्लगिंग जो है इस्तेमाल की जाती है। एक एंट्रिक कोटिंग पॉलीमर क्या है? तो हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथाइल सेलुलोज फथलेट जो है एक कोटिंग पॉलीमर। इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रसिद्ध ब्रांड ENO का एक इसका उदाहरण क्या है? तो इन्फर्समेंट ग्रेन्यूल्स हैं। जी हाँ, इन्फर्समेंट ग्रेन्यूल्स जो है इनो का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। टेबलेट की परिधि के चारों ओर और पंख कटे फटे किनारों पर बनना क्या कहलाता है? तो व्हिस्करिंग कहलाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अलग देखेंगे, लोजेंजेस ठोस खुराक के रूप में होते हैं। इनका उद्देश्य धीमा विघटन होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे।
प्रत्यारोपण के लिए डिज़ाइन किए गए लंबे समय तक काम करने के लिए, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रत्यारोपण के लिए डिज़ाइन क्या किया जाता है, लंबे समय तक काम करने के लिए इसे डिज़ाइन किया जाता है। अगला देखेंगे माइक्रोमेट्रिक्स के अध्ययन के संबंध में इसे आप लोग याद करिए कि माइक्रोमेट्रिक्स के अध्ययन के संबंध में क्या कहा जाता है, तो पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखेंगे एंट्री कोटिंग कब की जाती है, तो सक्रिय तत्व एसिड में अस्थिर जब होते हैं तब इसकी एंट्री कोटिंग की जाती है। सैलेक का उपयोग चीनी कोटिंग के लिए किया जाता है, किसके लिए, तो सीलिंग के लिए। जी हाँ, सैलेक का उपयोग चीनी कोटिंग के लिए कब किया जाता है, तो सीलिंग के लिए किया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हाइग्रोस्कोपिक यूटेक्टिक पदार्थ जिसे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल अधिशोषक के रूप में भरा जा सकता है, क्या है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम के कार्बोनेट, कोआलिन कहलाते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे एंट्री कोटिंग सामग्री के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, तो जिलेटिन घोल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कैप्सूल जो पेट में विकसित नहीं होते लेकिन आंत में टूट जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो एंट्री कोटेड कैप्सूल उन्हें कहा जाता है। अगला देखेंगे विटामिन की गोलियां आमतौर पर इस प्रकार चबाई जाती हैं, इस प्रकार बनाई जाती हैं, तो विटामिन की गोलियां इस प्रकार बनाई जाती हैं, तो चबाने योग्य च्यूबल टेबलेट बनाई जाती है। जैसे कि विटामिन डी की गोली जो ज़्यादातर आपको च्यूबल में मिलेगी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। पशु पायस का उदाहरण क्या है, तो जिलेटिन कैसेइन है। मोनसेंटो उपकरण का उपयोग गोलियों की कठोरता के परीक्षण के लिए किया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। भंगुर औषधियों को बारीक पीसने के लिए उपयोग किया जाता है बॉल मिल का उपयोग भंगुर औषधियों को बारीक पीसने के लिए किया जाता है। चीनी लोपित गोलियों को समय के भीतर विघटित हो जाना चाहिए 60 मिनट, इसे आप लोग याद रखेंगे। चीपिंग से तात्पर्य क्या है, किनारों से सामग्री को हटाना, इसे आप लोग याद रखेंगे। जिलेटिन कैप्सूल सेल के लिए उपयुक्त ब्लूम स्ट्रेंथ क्या है, तो 150 से 280 है। टाइप बी जिलेटिन में आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु होता है 4.7 से 5.5 तक, इसे आप लोग याद रखेंगे। मेलार्ड अपक्रिया क्या है, तो मेलार्ड अपक्रिया लैक्टोज के साथ अमीन समूह की अपक्रिया जिसके कारण भूरापन और रंग उड़ जाता है, यही मेलार्ड अपक्रिया कहलाती है। ब्लूमिंग एक टेबलेट कोटिंग दोष है, इसका विशेषता क्या होती है, कोटिंग फीकी पड़ जाती है। भुरभुरापन परीक्षण उपकरण इस पर मिलाया जाता है 25 RPM के साथ, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। गोलियों की कठोरता सीमा आमतौर पर क्या होती है, तो 3 से 7 किलोग्राम होती है। रोटोवेट का उपयोग मापने के लिए क्या किया जाता है, तो कैप्सूल का वजन किया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। खराब तरीके से निर्मित टैबलेट की सतह पर छोटे छोटे छेद हो सकते हैं, इसे कहा जाता है पिकिंग, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बूस्टर प्रक्रिया उपयोग निम्न से किसके लिए किया जाता है, तो गोलियों को कोट करना, ये बूस्टर प्रक्रिया कहलाती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे टैबलेट के निर्माण में सबसे पहला सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया वाला विघटनकारी क्या है, तो स्टार्च है। कैप्सूल जिसमें पाउडर बंद होते हैं क्या कहलाते हैं, जिलेटिन के बने होते हैं। वह कैप्सूल जो पाउडर से बंद होते हैं जिलेटिन के, उनके जो बाहरी आवरण होते हैं वो जिलेटिन के बने होते हैं। टैबलेट का एंट्री कोटिंग इसलिए लगाई जाती है ताकि आंत में दवा की उच्चतम सांद्रता सुनिश्चित की जा सके, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में सही कथन बताइए, तो सॉफ्ट जिलेटिन सेल में प्रिजर्वेटिव के रूप में मिथाइल और प्रोपाइल पैराबेन हो सकते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। टैबलेट के मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट स्थिति के तहत टैबलेट में दवा पदार्थ के घोल में ले जाने के लिए आवश्यक समय की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले परीक्षण को क्या कहा जाता है, तो विघटन परीक्षण कहा जाता है। अगला देखेंगे टैबलेट के निर्माण में दौरान मैग्नीशियम स्टेरेट को तोड़ने का उद्देश्य स्नेहक के रूप में, इसे आप लोग याद रखेंगे। USP मानकों के अनुपालन में होने के लिए टैबलेट को विघटित होना चाहिए, सभी कणों को निर्दिष्ट समय में मेश स्क्रीन से गुजरना चाहिए 10 मेश स्क्रीन से उसे गुजरना चाहिए, इसे आप लोग याद रखेंगे। एंट्री कोटिंग का उपयोग किसे प्राप्त करके किया जाता है, तो सेल्यूलोज एसीटेट फतलेट को जो है उपयोग करके प्राप्त किया जाता है एंट्री कोटिंग का उपयोग। अगला देखेंगे कि गोली मौखिक गुहा में उपयोग की जाती है ट्रोचिस को लेकर। गोलियों की एंट्री कोटिंग के लिए इस्तेमाल क्या किया जाता है, तो पॉलीविनाइल एसीटेट फथलेट का उपयोग किया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। पैकेजिंग हैंडलिंग एवं परिवर्तन में घर्षण को झेलने की टैबलेट की क्षमता का आकलन करने के लिए परीक्षण किया जाता है भुरभुरापन और परीक्षण, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे 0 कार के कैप्सूल की मात्रा में भर सकते हैं 0.68 मिलीग्राम, तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। अगला देखेंगे टैबलेट से दवा के घुलने की दर बढ़ाई जा सकती है डाइग्रेडेड सांद्रता को बढ़ाकर, तो यहाँ हमने देखा कि 0 कार के कैप्सूल की मात्रा कितनी भर सकती है, तो 0.68 ml भर सकते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। सूखने से पहले गोलियों पर फिल्म कोटिंग समाधान के अपर्याप्त प्रसार का कारण क्या बनता है, तो नारंगी छिलका प्रभाव बनता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। निष्क्रिय पदार्थ हुए हैं जिन्हें दवाओं के साथ मिलाकर कणिकाएँ बनाई जा सकती हैं, तो एक्जिस्पिएंट इन्हें कहते हैं। निष्क्रिय पदार्थ वह है जो दवाओं के साथ मिलकर कणिकाएँ बनाई जाती हैं, तो कौन होती हैं, तो एक्जिस्पिएंट होते हैं। कैप्सूल नंबर एकदम औषधि को समायोजित कर सकता है 0, इसे आप लोग याद रखेंगे। कैप्सूल शब्द कैप्सूला से लिया गया है जो कि एक लैटिन शब्द है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज का उपयोग किसके लिए किस रूप में किया जाता है, तो खाली कैप्सूल खोल बनाना शाकाहारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज का, इसे आप लोग याद रखेंगे। जिलेटिन का उपयोग इस प्रकार किया जाता है एनी कैप्सूलिंग एजेंट के रूप में।
जिलेटिन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, यानी कैप्सूलिंग एजेंट के रूप में। कैप्सूल सेल के निर्माण में ग्लिसरीन और सर्बिटोल की भूमिका क्या होती है, प्लास्टिसाइजर की होती है। तो कैप्सूल सेल के निर्माण में ग्लिसरीन या सर्बिटोल की भूमिका किस प्रकार होती है, प्लास्टिसाइजर के रूप में होती है। अगला देखेंगे, दिए गए खुराक के रूप में घोल निर्माण की दर सीमा को मापने वाला परीक्षण क्या कहलाता है, तो विघटन परीक्षण कहलाता है, डिसोल्यूशन टेस्ट कहलाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे कि दिए गए खुराक के रूप में घोल निर्माण की दर और सीमा को मापने वाला परीक्षण क्या कहलाता है, विघटन परीक्षण कहलाता है। अगला देखेंगे, कैप्सूल बनाने में जिलेटिन की बुलबुल शक्ति जिलेटिन की आणविक भार के समानुपाती होती है। जिलेटिन अणुओं के बीच होने वाली क्रॉस लिंकिंग की संयोजक शक्ति होती है। अगला देखेंगे, कैप्सूल को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग अब लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो त्वचा पर घर्षण के बिना लगाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसे लोशन कहते हैं। तलछट में ढीले ढीले कण होते हैं जिन्हें मचान जैसी संरचना होती है, जिसे फ्लोटेड सस्पेंशन कहते हैं। अगला देखेंगे, धनायनिक पायसीकरण एजेंट का उदाहरण क्या है, तो सिटाइल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, लाइम क्रीम पायसी बाहरी उपयोग के लिए साबुन का पायस है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मिथाइल सेलुलोज का उपयोग निलंबन में प्राकृतिक गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, बेस थ्योरी के अनुसार मोनोवैलेंट साबुन क्या देते हैं, तो ऑयल इन वाटर इमल्सन होते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। तरल मौखिक तैयारी जिसमें लगभग 50 मिलीमीटर की एक या दो बड़ी खुराकें एकल खुराक कंटेनर में दी जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें ड्रॉप कहा जाता है। अगला देखेंगे कि लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम को ये भी कहा जाता है मल्टी इमल्सन कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन के जैविक फर्क के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विष की परीक्षण खुराक के निर्धारण में उपयोग किया जाने वाले अनुशंसित अनुकारक में से सेलाइन घोल है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फार्मा उद्योग में पाइप का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है, तरल पदार्थ और भाप। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो फार्मा उद्योग में पाइप का उपयोग किस पदार्थ के लिए किया जाता है, तो तरल पदार्थ और भाप के लिए किया जाता है। अगला देखेंगे, इमल्सन के दो चरणों का पूर्ण पृथक्करण क्या कहलाता है, तो क्रैकिंग कहलाता है। जी हाँ, इमल्सन के दो चरणों का पूर्ण पृथक्करण क्या कहलाता है, क्रैकिंग कहलाता है। तो क्रीम यहाँ पर क्या है, इमल्सन है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। धनायनिक पायसीकरण एजेंट का उदाहरण क्या है, तो सेट्रीमाइड है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। पायस की स्थिरता का तापमान सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है चरण व्युत्क्रम। जी हाँ, चरण व्युत्क्रम जो है पायस की स्थिरता का तापमान का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अगला देखेंगे, पानी में चीनी का उदाहरण क्या होता है, तो एक सकारात्मक मिश्रण है, पॉजिटिव मिक्सचर होता है। ये शुगर का वाटर में मिलना एक पॉजिटिव मिक्सचर होता है। अगला देखेंगे, गैर आयनिक पायसीकारी एजेंट का उदाहरण क्या है, तो पॉलीऑक्सीएथिलीन सॉर्बिटन मोनोओलिएट जो है एक पायसीकारी एजेंट का उदाहरण है। जिसे आप लोग याद रखेंगे। 5% आयोडीन को पानी में घोलकर तैयार किया गया घोल क्या कहलाता है, जलीय आयोडीन घोल कहलाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, 1.500 बिलियन की प्रतिशक्ति क्या है, तो 0.02% है। अगला देखेंगे, फार्मूलेशन ओरिफेरेंजियल फार्मूलेशन माना जाएगा माउथ वॉश। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, त्वचा पर घर्षण के बिना लगाए जाने वाले तरल पदार्थ क्या कहलाते हैं, लोशन कहलाते हैं। पायस के संबंध में सतह के ऊपर या नीचे अपेक्षाकृत सांद्रित पायस की परत में के निर्माण को क्या कहा जाता है, तो उसे क्रीमिंग कहा जाता है। अगला देखेंगे, वह सर्फेक्टेंट जिसमें HLB मान को ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये 8 से 16 होती हैं। जितने भी आप इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, इमल्सन तैयार करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोपेलर मिक्सर कहा जाता है। अगला देखेंगे, आज का लास्ट परीक्षण पहचान ऑयल इन वाटर इमल्सन के लिए विशिष्ट क्या है, तो विद्युत चालकता परीक्षण जो है इसके इमल्सन ऑयल इन वाटर की पहचान की जाती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये आज का क्लास था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर जितने भी फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं आप लोग इस क्लास को देखिए। वहाँ पर आपका दोनों बाइलिंगुअल में इधर इंग्लिश और इधर हिंदी दोनों में दिया हुआ है। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं करें। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम और अच्छी वीडियो आप लोगों को लेकर लाएंगे। इसी तरह आपके सारे प्रैक्टिस से लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज़ आपको हम यहाँ कराएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।